नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बाबा की आवाज़। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको समाज में लोग देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, और मैं बात कर रहा हूं पूर्व सूचना विधानसभा अधिकारी भारत चौहान ग्राम बाडो। अगर मैं ये भी कह दूं कि लोक पंचायत के वरिष्ठ सदस्य जिनकी जो परिचय के कोई मोहताज नहीं, पूरे जौनसार बावर में जिनकी लेखनी का जादू चलता है, मैं बात कर रहा हूं भारत चौहान की। पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन है जौनसार बावर की आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चौहान जी अब सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं, बिंदु पर आ जाते हैं। और बिंदु ये है, मेरे अपने मन के भाव है कि जब आप इस क्षेत्र में है, समाज सेवा में है, राजनीति में सक्रिय हैं, तो इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। समाज सेवा, राजनीतिक सेवा, ये अपने आप में एक बहुत कठिन समस्या मैं कह सकता हूं कि जब समस्याएं आती है, और समस्या इसलिए आती है कि अगर आप राजनीतिक सेवा में समय दे रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज सेवा में भी समय दे रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं ये टाइम? सबसे पहले तो मैं जो जौनसार बावर की आवाज़ है, आपने एक चैनल प्रारंभ किया है, मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और जितनी मुझे अभी तक जानकारी मिली है, इसमें एक युवाओं की बहुत अच्छी टीम जौनसार बावर की इस आवाज़ में जुड़ी हुई है, और वो टीम है जो जौनसार बावर के लिए कुछ कर गुजरना चाहती है। आपने मेरे से प्रश्न किया कि आप कैसा मैनेज करते हैं। निश्चित रूप से जब हम समाज सेवा की बात करते हैं, समाज सेवा में आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ परिवार और गांव को एक तरफ रखना पड़ता है और समाज के लिए आपको काम करना पड़ता है। मेरे लिए सुखद है कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नागठात में हुई, और उसके बाद फिर हम देहरादून में पढ़ने गए, और इसी दौरान 1998 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। और संघ का जो एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है वो एक तृतीय वर्ष से बोलते हैं, जो नागपुर में होता है। और नागपुर में जब मैंने तृतीय वर्ष किया, तो उस दौरान मैं ये सोचता था कि इस देश और समाज को करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और जौनसार बावर को करने के लिए मुझे कुछ निकलना चाहिए, घर से कुछ काम करना चाहिए। और 2004 में मैंने तृतीय वर्ष किया, और तब मैंने वहीं से एक मन में निश्चय किया है कि जौनसार बावर को वाणी देने के लिए, जौनसार बावर को आवाज़ देने के लिए, जौनसार बावर की जो स्थानीय स्तर की समस्या है, यहाँ का पर्यटन है, या जौनसार बावर के बारे में जो गलत भ्रांतियाँ लोगों के अंदर है, उसको उजागर करने के लिए हम एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन करेंगे। और गड़बड़ाहट नाम से हमने वो साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, और निरंतर, यानी 1998 के बाद जो हमने कुछ पढ़ाई अपनी प्रारंभ कर दी थी या पढ़ाई समाप्त कर दी थी, उसके बाद से हम नियमित समाज के रूप में काम कर रहे हैं। और मुझे याद है कि हम गड़बड़ाहट समाचार पत्र ही नहीं प्रकाशित करते थे, बल्कि वर्ष में एक बार जौनसार बावर के विकास को लेकर के एक बड़ी संगोष्ठी हम कालसी के ब्लॉक सगाबागार में करते थे। मुझे वो दिन भी याद है जब उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी सुभाष कुमार जो होते थे, वो हमारे उस सेमिनार में आए, और जौनसार बावर के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई। और एक सेमिनार तो ऐसी थी जिसमें जौनसार बावर के जो 4 स्तंभ राजनीतिक हम कहते हैं, जैसे श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी है, श्रीमान रामचरण नौटियाल जी है, श्रीमान प्रीतम सिंह जी है, श्रीमान मूरत राम शर्मा जी है, और जौनसार के लोग एक चर्चा करते थे कि जो जौनसार बावर का विकास हमारे नेतागण नहीं होने देते हैं। इन तमाम लोगों को हमने कालसी के ब्लॉक सभागार में बुलाया, और जौनसार के लगभग अधिकांश गाँव के लोग उसमें थे, और सब लोगों ने अपने प्रश्न भी रखे। और जौनसार का हमको एक सामूहिक रूप से विकास करना चाहिए, जौनसार का समग्र विकास हमको करना चाहिए, जौनसार का समुचित विकास हम लोगों को करना चाहिए। तो उसमें उनकी राय थी, उनकी सारी बातें हम सब लोगों ने वहाँ साझा की, और तमाम बातें उन बैठकों में आती थी। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भारत चौहान जी का समाज सेवा के लिए संघर्ष है। चौहान जी, एक दूसरा बिंदु मैं पूछना चाहूँगा। जब हरिपुर घाट की बात करते हैं, तो हरिपुर घाट अगर मैं कहूँ तो ये जौनसार बावर का प्रवेश द्वार है, और इसको धार्मिक रूप से कितना शिक्षित और कितना विकसित किया जा रहा है, थोड़ा सा? एक तो ये कि समाज सेवा कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि ये हम किसी से, ये हम स्वयं की प्रेरणा से करते हैं। और ऐसा लगता है कि मैं जौनसार का नागरिक हूँ, तो जौनसार बावर के लिए अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? हमको करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य भी है। एक बात में जो अभी तक रह गई थी, जौनसार बावर के बारे में आम जनमानस में एक बहुत गलत धारणाएँ थी। लोग कहते थे कि यहाँ जादू टोना होता है, लोग कहते थे कि यहाँ बकरा बनाया जाता है, लोग कहते थे कि यहाँ बहुपति प्रथा है। इन तमाम बातों को मुझे खुशी इस बात की है कि गढ़बैराट के माध्यम से, अपने एक बहुत मित्र मंडली के माध्यम से और लोक पंचायत के माध्यम से हम लोगों ने जौनसार बावर के प्रति एक आम जनमानस का, एक उत्तराखंड का, एक बाहर के समाज का, एक भारतवर्ष के लोगों का एक ऐसा दृष्टिकोण बनाया है कि जौनसार बावर के बगैर ये प्रदेश अधूरा है। और जब यहाँ पर कोई मंत्री आया होगा, कोई मुख्यमंत्री आए होंगे, राज्यपाल आए होंगे, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि अगर हम लोक संस्कृति की बात करते हैं, सामाजिक जीवन प्रणाली की बात करते हैं, सामूहिक परिवार की बात करते हैं, रहन सहन की बात करते हैं, तो ये बात जौनसार बावर में अन्य समाजों से अलग है। और इसलिए
जौनसार बावर के बगैर प्रदेश की कल्पना अधूरी है। और तरुण विजय जो एक पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे हैं, उन्होंने जौनसार बावर कर्मचारी मंडल के कार्यक्रम में माइक से इस बात को कहा है कि जौनसार बावर प्रदेश के माथे की बिंदिया है, प्रदेश के माथे का तिलक है जौनसार बावर। तो चूंकि चाहे वो यहाँ का प्रचार प्रसार करना हो, चाहे यहाँ समाज की वास्तविकता हम लोगों तक पहुँचाने की बात हो, चाहे यहाँ की संस्कृति की बात हो। आज हम सामूहिक परिवार की बात करते हैं तो देहरादून में यदि कोई व्यक्ति रहता है तो उसके साथ गांव का वो भतीजा जरूर रहता होगा जिसका भाई गांव में काम करता होगा। तो ये सामूहिकता और जो जौनसार की अच्छाइयाँ थी, जो जौनसार के मातृशक्ति का सम्मान था, इसको आम जनमानस तक हमने गढ़बेराट के माध्यम से भी और लोक पंचायत के माध्यम से भी लोगों को परिचित कराया जौनसार बावर को। और जौनसार बावर के बारे में आज लोग अच्छा सोचते भी है और अच्छा मानते भी। आज लोग जौनसार आना चाहते हैं, जौनसार के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। जौनसार के बारे में बड़ी संख्या में शायद कोई सा दिन खाली रहता होगा जो जौनसार बावर में शोध करने वाले लोग हमारे पास आते हैं, वो जानना चाहते हैं। और मुझे तो खुशी है कि जौनसार बावर केवल इतना ही नहीं, जौनसार बावर तो आज़ादी की जंग में शहीद केसरी चंद का योगदान कौन भूल सकता है। उत्तराखंड में जिन लोगों पे बाकायदा कोर्ट में ट्रायल चला हो, ऐसे लोगों में अगर शहीद होने वाले नाम है तो उंगली में गिनने वाले नाम है। केवल 8 नाम है जिसमें से शहीद केसरी चंद का नाम प्रमुखता से है। कोर्ट में बाकायदा मुकदमा चला और इनको 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। शहीद दुर्गा मल्ल, शहीद दल बहादुर थापा, इसके अलावा तो बहुत सारे नाम आते भी नहीं है। इतना कहना था। कहने का सीधा मतलब यह है कि जैसे मैं दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि भारत चौहान जी कह रहे हैं कि जिस नजर से जौनसार बावर को पहले देखा जाता था अब नहीं देखा जाता है। और जो अंधविश्वास था, जैसे बहुपत्नी प्रथा और जादू टोना, इन सब चीजों को किस तरीके से, एक तरीके से अगर मैं कह दूं कि साफ किया है और लोगों तक एक अच्छा मैसेज दिया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और जौनसार बावर की संस्कृति केवल प्रदेश में नहीं अपितु पूरे भारत में भी विख्यात है, ये भी मैं कहना चाहूंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे आपने कहा कि जौनसार बावर की संस्कृति, रहन सहन, कल्चर, ये अपने आप में विख्यात है, बिल्कुल है भी। और हम लोग गर्व करते हैं कि हम जौनसार बावर के नागरिक हैं। और साथ ही साथ एक दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जब जौनसार बावर पर पहुंच गए हम, ये कालसी वाली बात रह गई है। जी कालसी वाली बात आप पहले पूरी करें जी। जब भी हमने लोक पंचायत की बात कही, जब भी हमने कालचर हरिपुर की बात कही, तो वास्तव में मेरे लिए, जब मैं कालसी उस जमुना के पुल से गुजरता हूँ जो कालसी और जौनसार बावर का प्रवेश द्वार है, तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी एक अपनी विशिष्ट पहचान है कालसी और हरिपुर की। और हरिपुर तो जिस प्रकार से हरिद्वार कभी विकसित रहा है, वर्तमान समय में हरिद्वार की एक प्रासंगिकता है, हरिद्वार आज बहुत लोग जाते हैं, किसी प्रकार से हरिपुर भी वैसा ही था। मुझे लगता है कि हरिपुर को कुछ श्राप लगा है, माँ यमुना जी को किसी ने श्रापित किया है, शायद जो बहुत बड़ी मात्रा में बलि प्रथा यहाँ रही होगी। शायद इसी के कारण सम्राट अशोक का शिलालेख यहाँ लगाया गया कि ताकि लोग उन सब चीज़ों से दूर रहें। उस कालसी और उस हरिपुर को विकसित करना एक जीवन का सपना रहा है। और मुझे खुशी है कि 2016 में जब लोक पंचायत का गठन हुआ तो सबसे पहले हमने ये कहा है कि जो जौनसार बावर का प्रवेश द्वार है, उस हरिपुर को विश्वविख्यात बनाना है। जो उसका पुराना स्वरूप था, उस पुराने स्वरूप में हरिपुर को वापस लाना है। 4 नदियों का संगम है, अशोक का शिलालेख का ईसा से 250 पूर्व काल से लगता है, जगत ग्राम के नाम से जहाँ अश्वमेघ यज्ञ है, यह स्थान जहाँ कल्प ऋषि का मंदिर है, वेद व्यास की जो स्थान वेद व्यास के लिए एक अध्ययन का विषय रहा है, चीनी यात्री के लिए हरिपुर एक अध्ययन का विषय रहा है। निश्चित रूप से उसके मामले में हम लोग अनभिज्ञ रहे हैं, वहाँ के बारे में हमने प्रचार प्रसार ही नहीं किया। मुझे खुशी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाकायदा वहाँ घाटों का शिलान्यास किया। और जो हमारी भविष्य की योजना है, आपको और दर्शकों को जान करके बहुत खुशी होगी। हमारी भविष्य की योजना ये, और सरकार ने अगर उसको, इस योजना को अगर ये परवान चढ़ती है, हमारी योजना है कि कालसी हरिपुर में त्योहारों के समय बहुत जाम लगता है। और क्यों ना, जो हमारा पुराना पुल है, जो कालसी का पुल है, जिसकी लंबाई, चूंकि मैं जौनसार से संबंध रखता हूँ तो वहाँ गली और नाली और पगडंडियों को जानता हूँ, 448 मीटर उसकी लंबाई है। वहाँ से जो आस्था पथ बनना है, जो वहाँ पर नीचे घाट बने, वहाँ से एक सीधा आस्था पथ बने जो अशोक शिलालेख को छूता हुआ, और काली का मंदिर जो कालसी का, वहाँ वो निकले ताकि कालसी में जाम ना लगे। और साथ में यमुना जी के दर्शन भी होंगे, साथ में वो अशोक का शिलालेख भी देख लेंगे। और काली का मंदिर के पास अगर ये बाईपास निकलता है तो कालसी का जाम कम होगा। हमारा एक और मानना है, जो मैंने अभी तक किसी चैनल में नहीं बोला, मैंने किसी प्रेस विज्ञप्ति में ये बात मुझे आई नहीं, हमारा एक मानना है कि कालसी में डेयरी फार्म की बहुत बड़ी लैंड है। 1000 बीघा से अधिक जमीन उनके पास है, 650 वहाँ गाय हैं, 100 से अधिक लोग वहाँ काम करते हैं, सिंधी नस्ल की विशेष गाय हैं, और एक विशेष काम वहाँ सरकार के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है। आज बड़ी मात्रा में लावारिस गाय आज सड़कों के किनारे घूमती है। क्यों ना सरकार बाकायदा कृष्ण, कालसी, कालंदी, कल्प ऋषि
ये तमाम बातें कालसी से जुड़ते हैं, तो क्यों ना एक कृष्ण गौशाला बनाए और जो लावारिस गाय है वो कालसी के डेयरी फार्म में रखे, सरकार उसकी चिंता करे। आज मुझे जो जानकारी मिली है, प्रत्येक गाय के 80 रुपया सरकार प्रत्येक दिन की दे रही है। तो वहां पर अगर हम डेयरी फार्म में कुछ जगह ऐसी विकसित करते हैं, सरकार इस पर कोई प्लान बनाती है, तो जहां एक और यमुना कृष्ण धाम होगा और वो देवदार की लकड़ी का बना होगा, तो देवदार, कृष्ण जब वृक्षों की बात करते हैं तो सबसे पहले देवदार का नाम कहते हैं, कृष्ण पशुओं की बात करते हैं तो गाय का नाम कहते हैं, कृष्ण नदियों की बात करते हैं तो जमुना की बात करते हैं, कालिंदी की बात करते हैं। तो कृष्ण के नाम के साथ क्यों ना हम एक कृष्ण गौशाला बनाएं, एक कृष्ण यमुना कृष्ण धाम का निर्माण हो। तो ये तमाम बातें, और अगर मैंने वेद व्यास की बात की तो जो हमारा हरिपुर चौक है, क्यों ना वहां वेद व्यास की प्रतिमा हो। कल्पऋषि की हमने बात कही है, तो क्यों ना कल्पऋषि की प्रतिमा जहां उनका मंदिर है वहां पर पुराने कालसी में वो। तो तमाम रूप से एक मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है। और ये कुंभ क्षेत्र घोषित हो, कुंभ का जो जल ग्रहण लेते हैं कांवड़िए वो यहां पर आए। तो यदि हमारा कालसी और हरिपुर का ये क्षेत्र जो जौनसार का प्रवेश द्वार है, यदि ये विकसित होता है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जौनसार बावर की आर्थिकी भी बढ़ेगी और पर्यटक भी यहाँ आएंगे और धार्मिक रूप से जो लोग आस्था रखते हैं वो भी यमुना नदी में आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी महत्वपूर्ण बात चौहान जी, ये तो आपने धार्मिक आस्था से संबंधित जो बातें रखी और लोगों तक ये बात पहुंचाई और दर्शकों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य था, मेरा कर्तव्य था। अब एक दूसरी बात बताना चाहूंगा, जब बात आती है लोक पंचायत की, लोक पंचायत के आप वरिष्ठ सदस्य है और लोक पंचायत उस समय बहुत याद आया जब कोरोना काल था, और कोरोना काल में मानव सेवा जो की थी और लोक पंचायत ने की थी। तो लोक पंचायत का सामाजिक योगदान किस तरीके से आप देखते हैं? मैं 10 साल विधानसभा में सूचना अधिकारी रहा और इस दौरान मुझे जौनसार बावर कर्मचारी मंडल में भी महासचिव रहने का अवसर प्राप्त हुआ और छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे, सामाजिक विभिन्न मुद्दों से जुड़े रहे। परंतु मैंने ये देखा है जौनसार बावर में कि जब कोई संगठन बनता है तो जब संगठन का अध्यक्ष निर्धारित हो जाता है तो लोग ये महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति राजनीतिक रूप से किस पार्टी से संबंधित है। अर्थात जब जौनसार बावर की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं दो ध्रुव और दो परिवारों पर राजनीति टिकती है, तो लोग ये आकलन करते हैं कि अरे ये तो उसका आदमी है, तो वो संस्था और संगठन उसकी भेंट चल जाती है और वो फिर बड़े मुश्किल से वो कार्यक्रम वगैरह कराने हो पाते हैं। हमने 2017 में एक निर्णय लिया था, एक उसमें जो सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, ऐसे लोगों का एक निर्णय लिया है कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसका कोई अध्यक्ष नहीं होगा, जिसका कोई बैंक में कोष नहीं होगा, जिसका कोई कोषाध्यक्ष नहीं होगा। तो लोक पंचायत का गठन हुआ और इसका उद्देश्य ये था कि हम अपनी मूल संस्कृति और मूल जड़ों से जो लोग विच्छेद हो रहे हैं, जो लोग अलग हो रहे हैं, उन लोगों को से जोड़े रखना। कोरोना काल में आपने अच्छा याद दिलाया है, कोरोना काल में जौनसार बावर के 358 गांवों में से 180 गांवों तक हमने दवाई पहुंचाने का काम किया और हमने एक अपील की कि लोग जिनको सहयोग करना उन्होंने सहयोग भी किया। एक व्यक्ति तो लोक पंचायत के कार्यालय में आते हैं और बहुत ही मतलब शायद किसान रहे होंगे बड़े, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी ये कुछ धनराशि आप इसके लिए रखें। ऐसे समय में जब अपने परिजनों को जिनका निधन सरकारी अस्पतालों में हो जाता था, उनका दाह संस्कार नहीं होता था, तो लोक पंचायत के युवाओं ने वो किट पहन करके और ट्रैक्टर में लकड़ी ले जा करके उनके दाह संस्कार तक के काम किए। आज बड़ी संख्या में लोक पंचायत, आज रक्तदान का काम उस समय से हमने शुरू किया तो बड़ी संख्या में रक्तदान दे रहे हैं। तो शुद्ध रूप से लोग ये मानते होंगे कि लोक पंचायत का उद्देश्य या लोक पंचायत का गठन कोई राजनीति करने के लिए होगा, ऐसा कतई नहीं है। लोग हमको भी सोचते होंगे बचपन से ही सामाजिक कामों में जुड़े रहे कि पता नहीं इनको कोई चुनाव लड़ना होगा, हमें अगर चुनाव लड़ना होता तो राजनीतिक बतेरे दलते, हम उस पर काम करते। निश्चित रूप से लोक पंचायत का उद्देश्य इस बात के लिए हुआ है कि जो जौनसार बावर के प्रति लोगों के मन में सामाजिक रूप से गलत धारणाएं थी, उन धारणाओं को समाप्त करना और जो अच्छाइयां यहाँ की थी इसको आम जनमानस तक पहुंचाना। ये काम बखूबी लोक पंचायत ने लेखन के माध्यम से भी किया, विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हम लोगों ने किए, उन सम्मेलनों के माध्यम से भी लोक पंचायत ने किया है। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब यह है कि जो लोक पंचायत बना है उसका जो उद्देश्य है साफ तौर पर यहाँ पर भारत चौहान जी ने क्लियर कर दिया कि कहीं ना कहीं मानव सेवा करना है और जौनसार बावर की जो अच्छाइयां हैं ये लोगों तक पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं लोक पंचायत का उद्देश्य है। चौहान जी, एक दूसरी बात भी बताना चाहूँगा, जब हम जौनसार की बात कर ही रहे और शादी पार्टियों में हम आजकल देख रहे हैं आधुनिक दौर पर कॉकटेल पार्टी, पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है। ये मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा, भले ही मेरा जौनसार खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और इसको हम खोना नहीं चाहते, ये विरासत हमारी जो मिली है ये हम इसको इसी तरीके से संजोए रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आपका बिंदु क्या है? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 1967 में हमको जनजाति घोषित हुए और शायद वो जनजाति इसलिए घोषित हुई कि हम पिछड़ेपन थे और पिछड़ेपन के कारण हमारी आर्थिक स्थिति भी जौनसार बावर की बहुत अच्छी नहीं थी। परंतु आज जो विकृत रूप हो गया है वो वास्तव में बहुत चिंतनीय है। विगत दिनों मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी लोगों को ये समाचार पहुंचाया कि जो हम ये पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और ये मेहंदी के रस्म में हम वो पैसा खर्च कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। समाज में
हर प्रकार का व्यक्ति है। और देखा देखी में हमारे घर, हमारा परिवार, जो बच्चा जिसका मैं चूंकि हट करके बोल रहा हूँ, मैं स्वयं विधानसभा में रहा हूँ, एक समाचार पत्र चलाता था, राजनीतिक दलों से सबसे बड़े संबंध रहे। मेरा 2011 में जब विवाह है तो मैं बड़ा विवाह कर सकता था, घर की स्थिति ठीक थी, हम विवाह कर सकते थे, परंतु मैंने निर्णय लिया है कि अगर समाज के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, मैंने आर्य समाज मंदिर में जाकर के विवाह किया। और घर में जो अपने रिश्तेदार थे, चंद ऐसे लोग थे जो परिचित थे, लगभग 100 के आसपास लोग होंगे, उनकी एक पार्टी कराई, विवाह संपन्न हो गया। मैं कहने का मतलब यह है कि जो आज बड़ी संख्या में पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस लड़के के लिए आप शादी कर रहे हैं, अगर वो बड़ी सर्विस में है, बड़ी अच्छी नौकरी में, तो ठीक है, अन्यथा वो जिस लड़के की शादी हो रही है, वो सेला कोई किसी फैक्ट्री में 13,000 में काम कर रहा है, उसके शादी में 10 लाख रुपए खर्च किया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए मेरा मानना यह है कि समाज के सभी वर्गों को साथ अगर लेना है तो कहीं ना कहीं इस पे हमको रोक लगानी चाहिए। हम शगुन लिखाते हैं, मैंने ये बात पहले भी कही है, उस शगुन में 1100 लिखवा रहे हैं, 2100 लिखवा रहे हैं, 2500 लिखवा रहे हैं, 5000 लिखवा रहे हैं। आज मैंने आपके घर में शादी में आकर के अगर 5000 रुपये लिखवा दिए हैं, कल आपको मेरे यहाँ शादी में आना है, तो आप ये देखोगे कि भारत चौहान ने मेरे यहाँ शादी में आते समय कितना पैसा लिखवाया। जब आप मेरे यहाँ शादी में आएंगे तो आपको 5000 की जगह 5500 लिखवाने पड़ेंगे। आपके पास है कि नहीं है वो मायने नहीं रखता। इसका मतलब है कि इसकी लिमिटेशन तय हो जाए। लिमिटेशन तय, शगुन तो शगुन है। पहले के समय शादी होती थी तो 1 रुपया लिखवाते थे, हो सकता है उस समय 1 रुपये की वैल्यू भी 100 रुपये के बराबर रहती थी, परंतु 1 रुपये इसलिए लिखवाते थे ताकि ये गणना हो जाए कि मेरे यहाँ कोई रचित नाम का व्यक्ति, कोई नराया से कोई व्यक्ति मेरे यहाँ आया था, ताकि जब मैं वो रजिस्टर 25 साल बाद 50 साल बाद खोलूंगा तो ये पता होगा कि हमारे परिवार के समय कौन कौन मेहमान हमारे घर में आए, तो एंट्री हो जाती थी। तो इसलिए मेरा कहना है कि जब जनजाति की बात करते हैं आप, ऐसे तो हम जनजाति के लाभ देने की बात करते हैं, प्रत्येक जगह जनजाति का लाभ लेते हैं, किसी जगह में छूट नहीं मिले तो हम जनजाति की बात करते हैं। तो जब हम जनजाति का लाभ लेते हैं तो जनजातियों की तरह हम आज हमारा जीवन स्तर बढ़ गया होगा, परंतु मेरा कहना यह है कि इसमें लिमिटेशन होनी चाहिए। जो अत्यधिक खर्चा हो रहा है समाज के लिए कतई बर्दाश्त नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति कर सकता है उसको उनकी क्षमता में तब आंकता हूं। आप किसी गरीब बच्चों को पढ़ाओ ना, 4 बच्चों को, आप किसी को रोजगार देने की बात करो, तो तब ये बात बनती है, अन्यथा ये बेवजह का खर्चा मुझे तो पसंद आता नहीं है। मैं लोगों से भी यही कहूंगा कि बेवजह देखा देखी के चक्कर में मत रहिए। उस शादी समारोह में जब व्यक्ति भोजन करके वापस जाता है तो गाड़ी में बैठते हुए, अपने बाइक में बैठते हुए चर्चा करता है, हाँ यार फ्री का पैसा आ रहा है, काम लगा रहा है, तो क्यों आप बदनाम होते हैं मामलों में? बिल्कुल। कहीं ना कहीं समाज को और समाज में जो इस तरीके की जो बात बताई अभी चौहान जी ने कि समाज में शगुन के तौर पर लिमिटेशन होनी चाहिए कि ताकि उच्च और निम्न का जो अंतर है ये ठीक हो जाए, ऐसा कुछ कहा। चौहान जी, एक दूसरी बात बताना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं अभी हमारा जौनसार और पछवादून नशे की चपेट में है, युवा पीढ़ी नशे की चपेट में है, और इसमें किस तरीके से विराम लगाया जाए, इसको किस तरीके से ठीक किया जाए। और ज़्यादातर अगर मैं कहूँ कि तो कालसी से ऊपर हमारा क्षेत्र है जौनसार और इस पे अगर हम लोग अभी बीच में कालसी में एक मीटिंग भी हुई थी और उसमें गणमान्य लोग कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ कि गांव सियाणा, खद सियाणा, बहुत सारे तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। मीटिंग में तय हुआ कुछ चीज़ें, कितना अंतर देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ा है और आगे किस तरीके के कदम उठाने चाहिए? ऐसा है कि नशा न केवल जौनसार बावर की समस्या है, नशा तो पूरे देश की समस्या है और विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ये नशा बहुत हो रहा है। और नशा भी, अगर मैं जौनसार बावर की बात करूँ तो नशा जो वर्तमान का नशा प्रारंभ हुआ है ये बुरा है। नशा तो पहले भी करते होंगे लोग, घरों में दारू बनाते भी होंगे, घरों में लोग दारू पीते भी होंगे, परंतु जो वर्तमान में ये सूखा नशा प्रारंभ हुआ है ये व्यक्ति को समाप्त कर रहा है और जिसके चपेट में आ जाता है वो उसको फिर त्याग नहीं सकता, उसका अंत उनका जीवन समाप्त करके ही होता है। आपने कहा है कि हमने कालसी में एक बैठक की, मेरा तो शुरू से एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान रहा है और मैंने बार बार इस बात को भी बोला है कि नशे को समाप्त किया जाना चाहिए। कालसी की जो बैठक थी उसमें बहुत सारे लोग थे और राजनीतिक दृष्टि से भी हमारे बहुत बड़े बड़े लोग भी उसमें आए थे। उसका अगर हम आकलन ये करेंगे या उसका हम परिणाम निकालेंगे कि क्या लाभ हुआ, हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति ने नशा नहीं छोड़ा हो, परंतु समाज में उसका एक बहुत बड़ा संदेश गया है। बहुत सारे जो खते हैं जिसको पट्टी कहा है, बहुत सारे समाजों ने अपने खत में, अपने गांव में जो वहाँ पर निर्णय हुए थे उसको आत्मसात करने की बात कही और कहीं ना कहीं इसका बहिष्कार भी कुछ रूप में हुआ है। और निश्चित रूप से जब समाज जागरण करने के लिए इस प्रकार की बातें होती है तो समाज में उसका निश्चित रूप से असर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है और समाज में किस तरीके का मैसेज आना चाहिए, अच्छा मैसेज आना चाहिए, ये कुछ कहा चौहान जी ने। चौहान जी, एक दूसरी बात बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं आभूषण की, गहनों की हम बात करते हैं, ये भी हमारे जौनसार बावर में प्रतिस्पर्धा चल रही है। अगर मैं प्रतिस्पर्धा कहूँ, प्रतियोगिता कहूँ तो शायद ये अतिशोक्ति नहीं होगी। इसको भी कुछ हद तक, इसकी भी कुछ एक लिमिटेशन तो नहीं कहूँगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन होता है, उसको अधिकार है वो किस तरीके से जीता है, वो उस तरीके से जीना चाहता हो जिएगा, लेकिन फिर भी एक समाज में एक बराबरी का, एक समाज में एक हर तरीके से सारी चीज़ें एक बैलेंस बनाया जाए, किस तरीके से किया जा सकता है इस पे भी?
ऐसा है कि जो हमारे जेवरात है ये पहले से इसका पहनने का प्रचलन रहा है, और चाहे आप टीरी की बात करेंगे, जौनसार बावर की बात करेंगे, लोग जो नाथ हम पहनते हैं कान में, वो कितनी बड़ी आपकी नाथ हो इस संबंध में, ये पहले से भी रहा है। परंतु वर्तमान समय में एक दिखावा जैसा हो गया है कि जब हम गीत की तान, हम लोक संस्कृति की बात करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि उसकी पत्नी है, उसका कितना बड़ा मंगलसूत्र है, इसका कितना बड़ा मंगलसूत्र है। एक बात तो इसमें अच्छी है कि इसके माध्यम से हमारे घर में एक ऐसी पूंजी आ जाती है कि कठिन समय में अगर आप उस गहने को, उन जेवरों को अगर आप रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक उसकी बड़ी राशि मिल सकती है। परंतु दिखावा हो गया है, वो दिखावा उचित नहीं है। वो ये ना दिखाएं कि उसके पत्नी का मंगलसूत्र छोटा था, मेरी पत्नी का मंगलसूत्र बड़ा है। आज की तारीख में तो आप कितना असली पहनते होंगे, कितना नकली पहनते होंगे, इसका भी पता नहीं चलता। तो ये दिखावा ना करें। उसमें भी हमने और लोगों ने भी इस बात को कहा है, हमने भी कहा है कि ये भी ध्यान रखें कि जौनसार बावर की शादियों में तो ठीक है, गांव के सब लोग आपस में परिचित है, कोई ऐसा नहीं है। हम नीचे जब यहाँ शादियाँ होती है तो हम ये ध्यान रखें कि जब हम कार में बैठते हैं तो कुछ आगे जाकर कैसा ना हो कि वो डकैत मेरे पीछे आए उस मंगलसूत्र के चक्कर में। तो ये भी एक सावधानी रखें कि मेरे पत्नी ने, या मेरे माँ, या मेरे बहन, या मेरे भाभी ने जिन्होंने ये सब पहना है, उसको हम सुरक्षित रख भी सकते हैं कि नहीं। हम जिस घर में रह रहे हैं, चारों तरफ डकैती और चोरियां हो रही है, हम वहां पर कितना उसको सुरक्षित रख सकते हैं। दिखाने के लिए जौनसार बावर के आप एक शादी में जाएंगे तो अगर कोई 4 लोग कोई रिवाल्वर लेकर के अंदर घुस जाएंगे और सबका गहना उतारना शुरू कर देंगे तो करोड़ों का वो गहना होगा। तो ये भी एक सावधानी रखने की आवश्यकता है। और दिखावा ना करें। दिखाएं तो हम ये दिखाएं कि हमने कितने गरीबों के उत्थान के लिए प्रयास किया, दिखाएं तो हम ये दिखाएं हमने कितने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने निजी संसाधनों में से फीस दी है, हमने कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, ये दिखाने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं अगर दिखाना है तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, समाज के लिए और क्षेत्र के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए, अगर मैं ये कह सकता हूँ, या गरीब बच्चों के लिए कुछ करना है तो उस क्षेत्र में आप कर सकते हैं। और दिखावा कहीं ना कहीं एक लिमिट तक तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा दिखावा ना हो जाए कि कहीं ना कहीं अमीर और गरीब का एक बहुत बड़ा अंतर बन जाए। लेकिन एक बात दूसरी बताना चाहूँगा चौहान जी, जब हम बात करते हैं जौनसार बावर की संस्कृति की बात करते हैं तो देश दुनिया में विख्यात है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसी तरीके से जौनसार बावर की संस्कृति आज का आधुनिक दौर पर अगर मैं कहूँ तो धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि पूरे उत्तराखंड में 5 जनजातियाँ जिनको जनजाति का दर्जा मिला है, तो उसमें से जौनसारी जनजाति जिसका अपना रहन सहन कल्चर बहुत अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा। ऐसा है कि यदि हम जौनसार बावर के लोग और उत्तराखंड के लोग केवल नाच गाने को संस्कृति मान रहे हैं तो ये संस्कृति नहीं है। हमारा जो सामूहिक जीवन की मैंने आपसे बात कही, भाई के प्रति भाई का उत्तरदायित्व क्या है, वो हमारी संस्कृति है। हमारी केवल गीत लगा दिया और नृत्य कर दिया, ये संस्कृति नहीं है। हमारे आज ये संस्कृति कि हम सामूहिकता के साथ जीते हैं, ये संस्कृति है कि हम सहकारिता के साथ जीते हैं, ये संस्कृति है कि गांव में जब वो गोडावना होता है, जब वो कोदों गोड़ने का काम आता है तो उस समय जो परिवार पिछड़ जाता है तो गांव के सब लोग तय करते हैं और उसके साथ उस गोडावने में उसको बराबरी में लाते हैं। हम जब गांव में कुछ कृषि के काम होते हैं तो उसमें सबके साथ जो काम करने का एक जज्बा जौनसार बावर के लोगों में है, एक सहकारिता की भावना जौनसार बावर के लोगों में है, जिसको संस्कृति में कहा है संगच्छद्वाम संबद्धद्वाम समो मनासी जानताम देव भागम यथा पूर्वे सजना नाम उपासते। यानी हम सब साथ साथ काम करें, साथ साथ देवताओं के भाग्य को प्राप्त करें। ये तमाम बातें भारत के संस्कृति में भी कही गई और जौनसार बावर की जो हम संस्कृति की बात करते हैं, इससे हट करके हमारे जो नाच गाने हैं, इससे हट करके जो हम ये सब काम करते हैं जिसमें हमारी सहभागिता और सामूहिकता की भावनाएं प्रकट होती है, ये हमारी संस्कृति है। और अगर हम जो कल्चर और हम उसकी बात करते हैं नाच गानों की, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी मेरा मानना यह है कि जो हमारे पुरातन गीत है, पुरातन हारुल है, अगर शहीद केसरी चंद जी की हारुल ना होती तो शायद रामताल गार्डन में 1986 में मेला ना होता। शहीद जब हम उनकी बात करते हैं नंतराम नेगी की, गोजो गोजो माटी उड़ो गोड़ी रिसुमा एजे खेलो मामला नोतरामो नेगी, ये जो बात राजा साहिबा बेगी यहाँ बेगी। तो जब हम ये तमाम बातें करते हैं तो यदि ये लोक हारुल है, यदि ये गाथाएं अगर ये गीत में ना पिरोई होती, हारुल के रूप में ना गाई होती, तो शायद हम उन लोगों को आज भूल जाते। ये भी एक अच्छा पहलू है। इसलिए मुझे तो खुशी है कि लोक पंचायत ने मागटी में जौनसार बावर के जो लोक संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों के सम्मेलन किया और 100 से अधिक लोग उसमें आए, पूरी टीमें उसमें थी। और उनको हमने यही बात कही है कि लोक संस्कृति केवल नाच गाने तक नहीं है, हमारी तमाम चीज़ें, हमारी जो परंपरा रीति रिवाज, जो हमारी अच्छी रीति है, कुरीति छोड़ करके उन रीतियों को सम्मिलित किया जाए तो हमारी संस्कृति। और जो भी गीत हम बनते हैं उन गीतों में समाज को जागरण लेकर के जो बातें आए, बहुत सारे हमारे जो गीत लिखते हैं उन्होंने ये संदेश दिया है, बहुत सारे गीत गाने वाले लोगों ने समाज को दिशा देने का काम किया है। तो ये बातें कुछ की। अब जैसे अगर मैं आज रतन सिंह जौनसारी की बात करूं, जब संस्कृति की बात आती है तो उन्होंने एक गीत में दोनों मात्राओं को जोड़ने का काम किया। वो कहते हैं कि चोरियां दो मोंडावणो लागो द्यावी की ओलिया तो मागो की पोड़ाई जुड़ो बिशु की गनिया तो
तो हमारी मात्राएं भी जुड़ रही है और इस 2 लाइनों में, इन 4 शब्दों में संपूर्ण जौनसार बावर प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार के गीत हारुल बनाने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब यह है कि यहां पर चौहान जी ने कहा कि संस्कृति केवल एक संगीत तक सीमित नहीं है, उसके अलावा भी कहीं ना कहीं परिवार में संयुक्त परिवार, क्योंकि अगर मैं जब संयुक्त परिवार की बात करता हूं तो ये जौनसारी जनजाति है जो 5 जनजातियों में सबसे ज्यादा जो ज्वाइंट फैमिली आपको देखने को मिलती है, परिवार की एकता और एक दूसरे की पर भाईचारे की भावना और गांव में अन्य परिवारों की सहायता करना, हर प्रकार से एक दूसरे का मेल मिलाप होना, एकजुटता होना, यही हमारा संदेश है। दूसरी बात पूछना चाहूंगा, अभी अगर मैं ये कह दूं कि एक साल पहले या 1.5 साल पहले समाल्टा में, उस समय शायद महाराज भी वही थे, चालता महाराज के दरबार में, या मैं ये कह दूं कि समाल्टा गांव में एक स्याणाचारी प्रथा से संबंधित एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग का उद्देश्य क्या था, और आधुनिक दौर की अगर मैं बात करूं तो स्याणाचारी प्रथा अभी जौनसार बावर में विख्यात है, लेकिन कुछ लोग इसको अभी भी जैसे कि अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा कम, अब धीरे धीरे क्या है, कम होती जा रही है, लेकिन विख्यात जरूर है। और अभी भी कुछ हमारे नियम कानून उसी के तहत चलते हैं। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तो क्या किस हद तक इसको देख पा रहे हैं, उसमें वहां से क्या मैसेज निकला था, क्या संदेश निकला था? आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इसलिए भी अच्छा है कि उस समय में बहुत लोगों ने कहा है कि स्याणा सम्मेलन क्यों। और जब आपने लोक पंचायत की बात की तो लोक पंचायत ने न केवल स्याणाओं के सम्मेलन किए बल्कि लोक पंचायत ने प्रधानों के भी सम्मेलन किए, सांस्कृतिक कलाकारों के सम्मेलन किए, जौनसार बावर के अध्यापकों के सम्मेलन किए, जौनसार बावर के पत्रकारों के सम्मेलन किए। तो सभी क्षेत्र में जो हमने काम किया है वो इसलिए था कि हम ले दे करके अपने जौनसार को अच्छा कैसे बना सकते हैं। और जो स्याणा सम्मेलन का उद्देश्य था वो ये था कि जो जौनसार बावर में स्याणचारी प्रथा जो पुरातन समय से चलती आ रही है, वो चाहे गांव का स्याणा सम्मेलन हो या गांव का खत का स्याणा हो, तो इस सम्मेलन में जौनसार बावर के 39 खतों के और कुछ खाग, अर्थात जो खत में 3-4 गाँव का एक समूह होता है जो उनके स्याणा होते हैं, तो लगभग 80 लोग उसमें थे। और सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि जो स्याणा है वो जौनसार बावर में सामाजिक व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु है। अगर गांव में कोई चीज तय होनी है तो राजनीतिक रूप से भले लोग 2 खेमों में बंटे हो, परंतु जहां सामाजिक रूप से अगर कोई चीज तय होनी है तो वो स्याणा ही है। और अच्छी बात यह है कि जब लोग कोर्ट और कचहरी जा रहे हैं तब भी हम स्याणा जी के पास जाकर के 1 रुपए की नालिश दे करके उसके समाधान पाते हैं, उस झगड़े का समाधान हो जाता है। तो तब उस व्यवस्था को हम क्यों ना जीवित रखें जिसके कारण हमसे सुलभ न्याय मिलता है। मैंने चक्राता केसों से पूछा कि आपके यहाँ कितने मुकदमे हैं, तो उन्होंने कहा कि 1 साल में 12 या 13 मुकदमे हैं, और वो भी कुछ नशे के होंगे, वो भी कुछ चोरी डकैती के होंगे, परंतु आपसी गांव के झगड़ों के कोई मुकदमे नहीं है। तो स्याणा सम्मेलन का उद्देश्य ये था, आपने पिछले दिनों जो बैठक की उसमें जो हमने स्याणाओं को बुलाया था या जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, उसका उद्देश्य ये था कि जो सामाजिक रूप से अच्छी बातें हैं जिसको हमें लागू करना होता है तो हम स्याणा के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। और स्याणा एक न्याय व्यवस्था का भी केंद्र है, एक सामाजिक व्यवस्थाओं का भी एक आधार स्तंभ है। और वो समाल्टा का सम्मेलन तो इस बात से जो आज उसके बाद एक जागृति पैदा हुई है, चाहे वो नशे को लेकर के जागृति होगी, आज बड़ी संख्या में जो लोग बाहर नौकरी करते हैं, हमने तो उनका भी सम्मेलन किया देहरादून में, जिसमें जौनसार बावर के आईएएस थे, जौनसार बावर के आईपीएस थे, जौनसार बावर के क्लास 1 यानी ए श्रेणी के अधिकारी थे। उन तमाम सम्मेलनों का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जिन जड़ों से हम जौनसार बावर के जुड़े हुए हैं, जिस माटी में हमारा जन्म हुआ है, हम उसे ना भूलें। वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, खान पान, रहन सहन, उसको हमें जीवित रखना है। और अपने जौनसार बावर को हम कैसा बेहतर बना सकते हैं। उत्तराखंड में हम जौनसार बावर को, जैसे हमारे बड़े लोगों ने कहा है कि जौनसार बावर के बगैर प्रदेश अधूरा है, तो हम कहीं ना कहीं अपने उत्तराखंड के साथ इस जौनसार बावर को देश में, और ये देश विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, ये तमाम बातें, इन सब का उद्देश्य सामाजिक काम करना और लोक पंचायत का गठन करना है। तो आज हमारे साथ जौनसार बावर की आवाज में एक खास मेहमान, एक खास शख्सियत, गढ़ बैराट के संपादक, पूर्व सूचना विधानसभा अधिकारी, और साथ ही साथ जिनको समाज में लोग देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, जिनकी जो बड़े बड़े मंचों पर उद्घोषक के रूप में जिन्होंने अपना कहीं ना कहीं लोगों को आवाज दी, लोगों को अच्छा संदेश दिया, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, ऐसे हमारे बीच में आज भारत चौहान जी थे। चौहान जी, पहले तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।